में जानेंगे सेक्शन 14 से लेकर 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शंस पर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखी हो प्लेलिस्ट चल रही है, हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा या फिर आई बटन पर भी आ रही होगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं करता हूं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि टाइम वेस्ट मैं करता नहीं हूं वीडियो में। देखिए सेक्शन 14 को अगर पढ़ने से पहले मैं बोलूं, देखिए अगर बैरेक्टी की लैंग्वेज लिखी है यहाँ पर और बैरेक्टी हमें पढ़ना चाहिए, तो देखिए बैरेक्टी की लैंग्वेज को पढ़ने से पहले मैं इन जनरल अगर कहूं कि सेक्शन 14 कहना क्या चाह रहा है और आपको समझाना चाहूं तो देखिए सेक्शन 14 ये कह रहा है कि आप जो है आपकी शादी हो गई, अगर आपको डिवोर्स लेना है तो आपकी शादी को अगर 1 साल हो जाते हैं उसके बाद ही आप एलिजिबल हो गए डिवोर्स की पिटीशन फाइल करने के लिए। आप प्रेजेंट तभी कर सकते हो, अगर 1 साल आपको नहीं होता है आपकी शादी को तो उससे 1 साल से पहले आप यहाँ पर डिवोर्स की पिटीशन प्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड जो आपकी पिटीशन रहेगी उसे आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। कब? अगर आपकी शादी को 1 साल अभी नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो कहता है कि जो नो पिटीशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। सेक्शन 14 कहता है कि पिटीशन जो डाइवोर्स से रिलेटेड होगी वो नहीं प्रेजेंट करी जाएगी विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। कब नहीं करी जाएगी? अगर आपकी शादी को 1 साल अगर नहीं हुए हैं तो पिटीशन जो है डाइवोर्स से रिलेटेड वो प्रेजेंट नहीं करी जाएगी कोर्ट में। सेक्शन 14 इन जनरल कहें तो ये कहना चाह रहा है। क्लियर है? आगे और बढ़ते हैं हम। वो कहता है कि इट शॉल नॉट बी कॉम्पिटेंट फॉर एनी कोर्ट। मतलब ये चीजें, ये पिटीशन जो है कोर्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होगी टू एंटरटेन एनी पिटीशन। कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड, जिसमें कि डिवोर्स की डिग्री पास होती है, उससे रिलेटेड जो पिटीशन है उसको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? और वो कब तक नहीं होगा? जब तक अनलेस एट द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन 1 ईयर हैज elapsed। बट अगर आपकी जो है 1 साल के अंदर आपके मतलब 1 साल अगर नहीं हुआ है तो फिर कोर्ट यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड जो पिटीशन है उससे कॉम्पिटेंट नहीं होगा उसे एंटरटेन करने के लिए। बट अगर 1 साल हो जाता है तो फिर वहां पर कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा आपकी जो पिटीशन है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड उसको एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, ये सेक्शन 14 ये कहता है। बट देखिए एक चीज है, जो सेक्शन 14 है उसमें एक्सेप्शनल कंडीशंस भी बताइए 2 तरीके की। वो 2 तरीके की एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पिटिशनर। मतलब जो पिटिशनर है, जो केस जो पिटिशन डालता है जिसे हम पिटिशनर कहते हैं, अगर वो बहुत हार्डशिप वे में अगर उसकी लाइफ गुजार रहा है उस रिलेशन में तो फिर वो कर सकता है। तो उनके बीच में जहां पर नहीं जम रहा कुछ भी, ठीक है, बहुत हार्डशिप वे में वो अपना लाइफ गुजार रहे हैं या गुजार रही है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, जो पिटिशनर है। तो उस केस में, उस मामले में अगर 1 साल से पहले भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर वो कर सकता है, डाइवोर्स की पिटीशन प्रेजेंट कर सकता है और फिर कोर्ट वहां पर कॉम्पिटेंट होता है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल डिप्राविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। मतलब जो रिस्पोंडेंट जो रिस्पोंडेंट है, मतलब एक पिटिशनर है और एक रिस्पोंडेंट है, तो रिस्पोंडेंट मतलब कौन सा कंडीशन रहेगी? एक्सेप्शनल डिप्राविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। कि भाई रिस्पोंडेंट का बिहेवियर अगर देखा जाए, रिस्पोंडेंट का बिहेवियर जो है बहुत रूड नेचर का है, बहुत ही क्रूएल है, ठीक है, इन शॉर्ट उसका बिहेवियर बहुत बेकार है। तो 1 साल के, हम तो 1 साल से पहले हमने 2-3 महीने में ही समझ में आ गया कि हम इसके साथ बिल्कुल रह ही नहीं सकते, ठीक है, डिवोर्स चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर पिटीशन लाई जा सकती है। अब मेरी बात सुनो यार, मेरा ओपिनियन है, ये इतनी बात कर दी तो फिर ये सेक्शन 14 को जनरल वे में क्यों बोल दिया गया कि यहाँ नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड इन 1 ईयर ऑफ मैरिज? अरे किसी की शादी होती है तो डिवोर्स वो तभी लाता है जब उनके बीच में नहीं बनती है, और नहीं बनती है उसके एक्सेप्शनल कंडीशंस आपने बता दिए बैरेक्ट में सेक्शन 14 में, तो क्यों इन जनरल बता दी तुमने कि नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड? भाई ला तो रहे ना वो, ये कंडीशन एक्सेप्शनल कंडीशन लगा देंगे। बट ठीक है, लॉ सुप्रीम है बॉस, सही है, इन जनरल तो बताना चाहिए ना, इन जनरल क्या चलता है, बट एक्सेप्शन, और एक्सेप्शंस तो लॉ है, पढ़ रहे हैं तो होना चाहिए। खैर सेक्शन 14 तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही सिंपल समझाना चाहा। और अब आते हैं हम सेक्शन 15 पर, करते हैं सेक्शन 15 स्टार्ट। सेक्शन 15 जो कि बात करता है, देखिए सेक्शन 14 में हमने देखा कि डिवोर्स हो चुका, मान लो 1 साल हो गया उनको और डिवोर्स की डिग्री पास हो गई। अब डिवोर्स की डिग्री पास हो गई तो भाई वो जो कपल था, अगर उन्हें किसी को दूसरी शादी करना है या रीमैरी करना है, या मैं कहूं तो क्या वो रीमैरी कब कर सकता है? एक डिवोर्स्ड पर्सन कब रीमैरी कर सकता है वो सेक्शन 15 बताता है हमें। तो सेक्शन 15 कहता है कि डिवोर्स्ड पर्सन व्हेन में मैरी अगेन, कि जो डिवोर्स्ड पर्सन है उसका डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स की डिग्री पास हो चुकी है, अब उसे वापस से रीमैरी करना है तो वो कैसे करे, क्या कर सकता है कि नहीं, या कौन सी वो ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं
जिसमें वो नहीं कर सकता या फिर कर सकता है। देखिए हम पूरा क्लियर करते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 तरीके के सर्कमस्टेंसेस बता रखे हैं सेक्शन 15 में, जिसमें कि पहला ये है कि देयर इज नो राइट ऑफ अपील, देयर इज नो राइट टू अपील अगेंस्ट ए डिग्री ऑफ डाइवोर्स। देखिए जब डाइवोर्स की डिग्री पास हुई तो कभी क्या होता है कि आपको वहां पर उसके अगेंस्ट अगर अपील लगानी है, अपील का राइट दिया जाता है, दिया भी जाता है, नहीं भी दिया जाता है। तो पहला ये कि अगर किसी प्रकार की डिग्री पास हुई, ठीक है, तो अगर यहाँ पर उसमें राइट टू अपील आपको नहीं है, उस डिग्री के अगेंस्ट आपको यहाँ पर राइट टू अपील नहीं है, आप अपील नहीं कर सकते, तो अगर पहला ऐसा सर्कमस्टेंसेस है, तो अगर आप अपील नहीं कर सकते तो इन शॉर्ट में कहूं कि डिवोर्स की डिग्री पास हो गई है, ठीक है, सारा मामला खत्म हो चुका है। अब आप अगर वापस चाहें तो रीमैरी कर सकते हैं, एक डिवोर्स पर्सन हो चुके हैं आप, अब आप चाहते हैं वापस रीमैरी करने का तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो डिग्री पास हुई है उसकी कोई भी यहाँ पर अपील करने का राइट आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो पहला सर्कमस्टेंसेस अगर ये होता है तो बात करी जाती है कि आप रीमैरी कर सकते हैं। दूसरा सर्कमस्टेंसेस ये भी हो सकता है कि अगर आपको राइट टू अपील दिया गया, मतलब इफ देयर इज सच राइट टू अपील, मतलब राइट ऑफ अपील है यहाँ पर, बट द टाइम ऑफ अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैज बीन प्रेजेंटेड। बट क्या हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पर राइट टू ऑफ अपील का यहाँ पर आपको राइट दे रखा था, देखिए यहाँ पर अगर आपको राइट दे भी रखा है अपील करने का, बट क्या हुआ कि आप जब राइट मतलब अपील करने गए उसका टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है, वो चीज जो है अपील कब करना थी उसका जो टाइम वो एक्सपायर्ड हो चुका है। अब क्योंकि एक्सपायर्ड हो चुका है मतलब आपने अपील प्रेजेंट नहीं करी, आपने अपील प्रेजेंट नहीं करी और आप कब कर रहे हैं उसका जब टाइम खत्म हो चुका है, उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, ठीक है, अगर उसके अंदर आप करते तो ही आपको वो मानी जाएगी, ठीक है। बट आपको क्या हुआ, राइट टू अपील थी, बट आपने अपील जब करी जब वो टाइम ही एक्सपायर्ड हो चुका उसका, तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं करी, आपका टाइम एक्सपायर्ड हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट ऑफ अपील नहीं हुआ, ठीक है। तो इस सर्कमस्टेंसेस में भी वहां पर जो डिवोर्स्ड पर्सन था, क्योंकि उसको डाइवोर्स की डिग्री पास हो चुकी थी, तो वो वापस रीमैरी करना चाहे तो कर सकता है। दूसरा सर्कमस्टेंसेस ये। तीसरा ये बताया गया है कि एन अपील हैज बीन प्रेजेंटेड बट हैज बीन डिसमिस्ड, कि भाई आपको राइट ऑफ अपील था, आपने जो है एक्सपायर्ड होने से मतलब उसका जो टाइम है, उस अपीलिंग का टाइम है, उससे पहले आपने कर दी, बहुत बिल्कुल वो थे आप अटेंटिव, ठीक है, टाइम को लेकर आपने कर भी दी, बट कोर्ट यहाँ पर आपकी अपील डिसमिस्ड कर देता है। अब क्योंकि डिसमिस्ड हो गई तो बात खत्म, डाइवोर्स की डिग्री हो गई कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सर्कमस्टेंसेस में भी आप जो है रीमैरी कर सकते हैं, एक डाइवोर्स पर्सन रीमैरी कर सकता है। तो 3 सर्कमस्टेंसेस बताएं, फटाफट से क्या बताएं। पहला ये कि आपको राइट ऑफ अपील था ही नहीं, डाइवोर्स की डिग्री पास हुई बट आपको राइट ऑफ अपील था ही नहीं उस डाइवोर्स डिग्री के अगेंस्ट अपील करने का। दूसरा ये कि आपको राइट ऑफ अपील था तो सही, बट आप जो है आपको यही नहीं पता है कब करना है, आप अपील करने गए जब तक तो टाइम एक्सपायर्ड हो चुका है, ठीक है। अब एक्सपायर्ड हो गया तो यहाँ पे आपकी अपील प्रेजेंट हुई नहीं, तो इस सर्कमस्टेंसेस में भी यहाँ पर डिवोर्स पर्सन मैरी कर सकता है, रीमैरी कर सकता है। तीसरा ये बोल दिया कि आपको राइट ऑफ अपील था भी सही, आपने अपील सही समय पर भी करी, बट हुआ यह कि जो कोर्ट है उसने इस अपील को डिसमिस कर दिया, तो ये थर्ड सर्कमस्टेंस है। तो अगर ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं वहां पर, अगर एक भी होता है तो आप वहां पर एलिजिबल हो जाते हैं वापस रीमैरी करने के लिए। आप नहीं, डिवोर्स्ड पर्सन एलिजिबल होता है वापस रीमैरी करने के लिए। सेक्शन 15 ये कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का। क्लियर है, बहुत ही सिंपल समझा। अब आते हैं सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पर। अब देखिए जो सेक्शन 16 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड पर बात करता है। यानी कि अगर शादी हो गई है, किसी कपल की शादी हुई है, और अगर उस कपल की शादी हुई और बाद में अगर सेक्शन 11 जो है, जो कि वॉइड मैरिज से डील करता है, अगर उसके प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कि अगर उनकी शादी वॉइड मैरिज निकली, जो मैरिज करी उन्होंने वो वॉइड मैरिज है, या फिर मैं कहूं कि वो मैरिज जो है सेक्शन 12 से अट्रैक्ट होती है, सेक्शन 12 जो कि वॉइडेबल मैरिज से डील करता है, यानी कि मैं कहूं कि वो जो सेक्शन जो वहां पर मैरिज हुई है वो वॉइडेबल मैरिज थी, तो अब उस वॉइड या फिर वॉइडेबल जो भी हो, उस मैरिज से जो चाइल्ड निकलता है, तो वो चाइल्ड की लेजिटिमेसी की बात करी जा रही है सेक्शन 16 पर, कि क्या वो चाइल्ड लेजिटिमेट होगा या नहीं होगा। तो सेक्शन 16 बात करते कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज पर अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर आ रही होगी, आप देख लीजिएगा। वॉइड और वॉइडेबल मैरिज पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आते हैं सेक्शन 16 पर, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड होता क्या है। अभी मैंने इनका फील करते करते आपको एक ज्ञान दे दिया। देखिए, तो ये बोल रहा है कि भले वो वॉइड मैरिज हो,
भले ही वो वॉइड मैरिज हो, जो कि सेक्शन 11 बात करती है वॉइड मैरिज से रिलेटेड, तो अगर वो मैरिज सेक्शन 11 से अट्रैक्ट होती है, या मैं कहूं अगर वो मैरिज वॉइड है, या मैं कहता हूं कि अगर वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज हो, या मतलब मैं कहूं कि अगर वो सेक्शन 12 से अट्रैक्ट होती है, इन शॉर्ट अगर कहें वॉइडेबल मैरिज है, तो भाई साहब यहाँ पर जो इनका चाइल्ड हुआ है, चाहे वो वॉइड हो या वॉइडेबल हो, तो वो चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। यहाँ पर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग वो चाइल्ड लेजिटिमेट कहा जाएगा, मतलब वो वैलिड है। ठीक है, यहाँ पर इलेजिटिमेट नहीं मानेंगे, भले वो वॉइड हो या वॉइडेबल हो, यहाँ पर चाइल्ड जो हुआ है वो लेजिटिमेट होगा। और तो और यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इसके राइट रहेंगे, इस लेजिटिमेट चाइल्ड के, वॉइड या वॉइडेबल से निकला हुआ जो चाइल्ड है नो डाउट लेजिटिमेट माना जाएगा, बट यहाँ पर उसके प्रॉपर्टी पर कितना राइट होगा, तो यहाँ पर जो लेजिटिमेट चाइल्ड है उसका अगर राइट ऑफ प्रॉपर्टी पर बात करें, तो इस लेजिटिमेट चाइल्ड की प्रॉपर्टी पर राइट अगर कहें, तो सिर्फ इसके पेरेंट्स जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी पे ही इसका राइट होगा। कह दिया मैंने, शॉर्ट में आपको समझा दिया। सेक्शन 16 जो कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड बात करता है, कब, जब मैरिज यहाँ पर वॉइड या फिर वॉइडेबल हो, तो चाइल्ड वहां पर जो आया है तो वो चाइल्ड लेजिटिमेट होगा या नहीं वो देख लिया हमने, और उसकी प्रॉपर्टी पर राइट सिर्फ और सिर्फ, और जो राइट और प्रॉपर्टी का जो राइट मिलेगा उसको, वो सिर्फ उसकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर ही राइट उस लेजिटिमेट चाइल्ड को मिलेगा। सेक्शन 16 ये कहता है। क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 17, जो कि बाइगेमी अगर होता है तो उसकी पनिशमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। बाइगेमी मतलब सभी को पता, अभी भी पता होगा आपको, मेरे से ज्यादा पता है आपको, क्योंकि बाइगेमी तो ये हमें पता है कि अगर एक से ज्यादा शादी होती है तो वो शादी वॉइड मानी जाती है, और अगर ऐसा करता है सामने वाला तो उसे सेक्शन 17 में बता दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट के कि पनिशमेंट है। और पनिशमेंट भी कहां पर, जो कि सेक्शन 17 में ये बोल दिया गया कि सेक्शन 17 के तहत पनिशमेंट तो है, बट पनिशमेंट कितनी है और कहां और बता रखी है, तो आईपीसी के सेक्शन 494 और सेक्शन 495 में बाइगेमी से रिलेटेड पनिशमेंट प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, अगर कोई बाइगेमी करता है तो इन दो सेक्शंस के तहत उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, देखिए मेरा मतलब ये है कि अगर कोई हस्बैंड है, अगर वो शादी करने गया, तो अगर उसकी ऑलरेडी पहले से वाइफ है, और अगर वो छुपाता है और इन केस वो यहाँ पर मैरिज करता है दूसरी लड़की से, तो उसकी वाइफ ऑलरेडी है बट फिर भी वो मैरिज करता है, बाइगेमी कमिट कर रहा है, और हम कहेंगे कि पनिशमेंट है, और आप बाइगेमी कमिट, तो हम कहेंगे कि उसे पनिशमेंट होगी, और सेक्शन 494 और 495 के तहत उसे प्रोविजन के तहत यहाँ पर उसे पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर है? ये होता है बाइगेमी से रिलेटेड प्रोविजन बता रखे हैं पनिशमेंट से रिलेटेड सेक्शन 17 में, और आईपीसी में यहाँ पर पनिशमेंट दे दी गई है उसको। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 18 पर। अब आते हैं हम सेक्शन 18 पर, जो कि पनिशमेंट से रिलेटेड बात करता है ये सेक्शन भी। देखिए सेक्शन 17 में हमने बाइगेमी अगर होता है कमिट तो उसमें क्या पनिशमेंट है वो बता दी गई। अब सेक्शन 18 में भी यहाँ पर पनिशमेंट बताई कि अगर यहाँ पर हिंदू मैरिज है तो कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं, तो उसमें क्या वहां पर पनिशमेंट मिलेगी, तो हम वो चेक कर लेते हैं। देखिए ऑलरेडी सेक्शन 5 हमने पढ़ चुके हैं, कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज, जिसमें कि 5 कंडीशंस बताई थी, और उस 5 कंडीशन में से कुछ 3 कंडीशंस ऐसी थी जिसमें से एज से रिलेटेड थी, जो कि सेक्शन 5 का क्लॉज 3 जो कि कहता है कि लड़के की एज यहाँ पर शादी की 21 होना चाहिए और लड़की की 18 होनी चाहिए, जो एज से रिलेटेड बात करता है। तो सेक्शन 18 में एक पनिशमेंट बता दी कि अगर सेक्शन 5 क्लॉज 3 जो कि एज से रिलेटेड बात करता है, यानी कि 21 साल होनी चाहिए और 18 साल लड़की की, अगर वो वहां पर नहीं होती है और इफ इन केस शादी होती है तो क्या पनिशमेंट होगी, तो उसकी पनिशमेंट बता दी गई रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और 2 साल को एक्सटेंड कर सकते हैं उस इम्प्रिजनमेंट को। ठीक है, और फाइन भी हो सकता है 1 लाख रुपए का, और या तो दोनों चीजें हो सकती है। यह पनिशमेंट बता दी गई एज से रिलेटेड की बात करी। दूसरी पनिशमेंट बता दी कि सेक्शन 5 क्लॉज 4 जो था, जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पर था, ऑलरेडी प्रोहिबिटेड पर वीडियो बन चुकी है, ऊपर आई बटन पर आ रही होगी या लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो अगर प्रोहिबिटेड वहां पर रिलेशनशिप वहां पर होती है अगर मैरिज में, और अगर वहां मैरिज हो जाती है, तो उस पर यहाँ पर क्या यहाँ पर जो पनिशमेंट दे रखी है वो बता दी गई कि सिंपल इंप्रिजनमेंट दे रखा है, 1 साल तक का एक्सटेंड करा जा सकता है, साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है 1000 रुपए का, और साथ ही साथ ये दोनों चीजें भी हो सकती है पनिशमेंट में। ठीक है, फिर 5 क्लॉज 5 बोल दिया गया सपिंडा रिलेशनशिप अगर होती है, ऑलरेडी सपिंडा पर भी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो सपिंडा रिलेशनशिप अगर वहां पर कमिट होती है तो भी वहां पर अगर पनिशमेंट की बात करो तो एज पर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट
यही पनिशमेंट होगी जो लिखी है, जो कि प्रोहिबिटेड में दी गई है, वही सब इंटर रिलेशनशिप में भी सेम पनिशमेंट है एज अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। क्लियर है? तो यार इतना ही था हमारे इस वीडियो में, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये यूजर नेम आ रहा होगा आपको, इस पर जाके आप फॉलो करिए। डेली वहां पर आपके लिए नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए डलता है और हमेशा डलता रहेगा, तो वहां पर जाइए और साथ ही साथ यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।